हमने लास्ट जो पढ़ा था, आज कुछ बच्चे नए हैं इसलिए मैं थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का रिपीटेशन करूंगा, सभी बातों का नहीं, एक दो कुछ बातों का जो इस टॉपिक के लिए जरूरी है। हमारे पास में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों का आधार 7 मूल राशियों को माना जाता है और 2 पूरक राशियों को माना जाता है। मूल राशियों में पहली जो मूल राशि है वो है द्रव्यमान। पहली मूल राशि द्रव्यमान है। दूसरी जो मूल राशि है वो है, द्रव्यमान को का जो मात्रक है वो किलोग्राम होता है और इसका जो विमीय संकेत होता है वो एम होता है। विमीय संकेत एक विमा को व्यक्त करने के लिए काम में लिया गया संकेत है। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, मास का एम यहाँ लिया गया। दूसरा जो है वो है दूरी। दूरी का मात्रक जो है मीटर होता है और इसका जो विमीय संकेत है वो एल होता है, एल का मतलब लेंथ है। तीसरा जो मूल भौतिक राशि है वो है समय अंतराल। समय अंतराल जिसे टाइम कहा जा सकता है, इसका मात्रक सेकंड हम लेते हैं और इसका जो विमीय संकेत है वो टी लिया जाता है। ये 3 भौतिक राशियां ऐसी राशियां हैं जिनके मात्रक, संकेत, विमीय संकेत अलग अलग है। इसके अलावा जो 4 भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक और विमीय संकेत एक जैसे हैं। अगर हम उन 4 भौतिक राशियों की बात करें तो ये जो 4 भौतिक राशि है इनमें से पहली भौतिक राशि है ताप, या हम कहें टोटल 7 भौतिक राशियां, उनमें से 3 भौतिक राशियां द्रव्यमान, दूरी और समय है। चौथी भौतिक राशि है ताप, जिसका मात्रक और विमीय संकेत दोनों केल्विन यानी के होता है। पांचवी भौतिक राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर और विमीय संकेत भी ए होता है। इसके अलावा छठी भौतिक राशि जो है वो है पदार्थ की मात्रा, जिसका विमीय संकेत भी मोल MOL होता है और मात्रक भी मोल होता है। और अंतिम जो भौतिक राशि है वो है प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, ये जो प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता है इसका मात्रक भी कैंडेला होता है और विमीय संकेत भी कैंडेला यानी CD होता है। इसके अलावा 2 पूरक राशियां हैं, कोण और ठोस कोण। ये जो पूरक राशियां हैं इनके मात्रकों को भी हम पूरक मात्रक कहते हैं। ये जो 7 भौतिक राशियां हमने पढ़ी जिनको मूल राशियां हमने कहा, द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, इन 7 भौतिक राशियों से मिलकर ही सभी राशियां बनी हुई हैं। किसी भी भौतिक राशि का जब मात्रक लिखा जाए और उसको मूल मात्रकों के रूप में लिखा जाए, जैसे मैं बल की बात करूं तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन वास्तविक मात्रक जो है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इस सेकंड स्क्वायर को ऊपर आप ले जाएंगे तो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की घात -2। अब अगर हम किलोग्राम पर, मीटर पर और सेकंड पर चर्चा करें तो किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान एक मूल राशि है। मीटर जो है वो दूरी का मात्रक है, दूरी भी एक मूल राशि है। सेकंड समय का मात्रक है, ये भी एक मूल राशि। इससे पहले जो मात्रक हमने लिखा न्यूटन, वो एक बल का मात्रक था, बल मूल राशि नहीं, इसलिए हमें इसे मूल राशियों के मात्रकों में चेंज करना पड़ा। ये जो मूल राशियां हैं, अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा भाई यहां पर जो द्रव्यमान है उसकी घात 1 है, दूरी की घात 1 है और जो समय है उसकी घात -2। ये जो घात का अंक है इसे हम कहते हैं विमीय संकेत। इसको हम क्या कहते हैं? विमीय संकेत। अब द्रव्यमान के लिए विमीय संकेत हम विमा कहते हैं, घात के अंक को विमा कहते हैं, मैंने बाई मिस्टेक विमीय संकेत कह दिया। अगर मैं द्रव्यमान के लिए विमीय संकेत m काम में लूं तो मैं कहूंगा कि भाई इसकी विमा, द्रव्यमान की विमा 1 है, क्योंकि द्रव्यमान की घात 1 दी हुई है तो यहां पर हम m के ऊपर 1 लगा दें। इसी प्रकार से दूरी के लिए विमीय संकेत L होता है, इसकी विमा कितनी है तो हम कहेंगे 1 है, और समय के लिए T होता है, T होगा -2। अब आप सोच रहे होंगे जब हमने किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दिया है तो इसको ये अलग तरीके से लिखने का फायदा क्या है, क्या कारण है, क्यों लिखा गया और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो मात्रक लिखा गया है, ये जो विमीय तरीका आप देख रहे हो जिसमें M1 L1 T -2 दिया हुआ है, इसको कहते हैं हम विमीय सूत्र। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र। इस विमीय सूत्र से बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती है। पहली जानकारी हमें प्राप्त होती है
कि जो भी बल का मात्रक होगा उसमें द्रव्यमान, दूरी और समय का इन्वॉल्वमेंट होगा। जब भी आप बल का मात्रक लिखेंगे, चाहे एमकेएस पद्धति में लिखे, चाहे सीजीएस पद्धति में लिखे, चाहे एफपीएस पद्धति में, द्रव्यमान की घात आपको एक ही लगानी। यानी अगर मैं सीजीएस पद्धति में लिखता तो ग्राम की घात आपको एक लगानी। सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है द्रव्यमान का वो ग्राम होता है। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। अभी कुछ बच्चे जो नए जुड़े उन्होंने शुरुआत का नहीं पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा उनको परेशानी आएगी समझने में, लेकिन धीरे धीरे आपके समझ में आने लग जाएगा, आप निश्चिंत रहें। दूरी के लिए हम सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर काम में लेते हैं, तो यहाँ सेंटीमीटर की घात एक लगा दीजिए। और समय के लिए इसमें हम सेकंड काम में लेते हैं, तो सेकंड की घात -2। तो ये हमारे पास में सीजीएस पद्धति का मात्रक हो गया। यानी अगर हमारे पास विमेय सूत्र है तो हम ऐसी स्थिति में प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रक हर पद्धति में ज्ञात कर सकते हैं। अब कोई ये कहता है कि मैं तो बल का जो मात्रक है वो ऐसा मात्रक लेना चाहूंगा जिसमें द्रव्यमान क्विंटल में हो। ठीक है भाई, क्विंटल में ले लेंगे, लेकिन घात इसकी आपको एक ही रखनी पड़ेगी क्योंकि द्रव्यमान की घात एक। कोई कहता है कि भाई दूरी तो मैं किलोमीटर में लेना चाहता हूं, भाई किलोमीटर में ले लीजिए, लेकिन घात इसकी एक ही रहेगी। कोई कहता है भाई समय तो मैं दिनों में लेना चाहता हूं, डेज में लेना चाहता हूं, ठीक है भाई डेज में लिख देते हैं, लेकिन घात इसकी -2 ही रहेगी। तो विमा ये बताती है कि किस भौतिक राशि का इन्वॉल्वमेंट किस पावर में है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में जब लिखा जाता है, मूल भौतिक राशियों के पदों में जब लिखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन मूल भौतिक राशि या उन मूल मात्रकों की घात का जो अंक होता है उसे हम कहते हैं विमा। घात के अंक को विमा कहते हैं, और जब इन्हें विमीय संकेत पर लगाया जाता है तो उसे हम कहते हैं विमीय सूत्र। जो हमने अभी m1 L1 T-2 लिखा था उसे हम कहेंगे विमीय सूत्र। इससे आगे हम चर्चा करें तो बहुत सारी भौतिक राशियों की विमाएं मैंने निकाल करके बताई थी पिछली क्लासेस में। नए बच्चों को वीडियो में उसके भेज दूंगा, वो वीडियो से इसका अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद में हम आगे वो जब पढ़ेंगे तो उनको समझ में थोड़ा ज्यादा आने लगेगा। अब हम बात करें कि इस विमीय विधि के क्या उपयोग है, तो इसका सबसे पहला उपयोग जो कल भी हमने पढ़ा था, आज मैं दोहरान करवा रहा हूं उसका वापस से। किसी भौतिक राशि का परिमाण एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में ज्ञात करें। मैंने कल भी जो उदाहरण लिया था मैं उसी उदाहरण को वापस से शुरू करता हूं। मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है 1 मीटर और आपको इसको बदलना है सेंटीमीटर में। तो हम सब जानते हैं कि भाई ये जो मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर हो। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ दो चीजें लिखी गई है। एक चीज लिखा गया है अंक, जैसे 1 मीटर में 1 अंक है, जबकि 100 सेंटीमीटर में 100 अंक है। इसी प्रकार से एक तरफ मात्रा, यानी किसी भौतिक राशि सेंटीमीटर है तो हमें उसको लिखने के लिए पहले अंक को अगर मैं n से व्यक्त करूं तो n और मात्रक u, ये दो चीजें हमें लिखनी होती है, n u। ठीक है। अब दूसरी चीज कि किसी भौतिक राशि का जो अंक है वो अलग अलग हो सकता है और मात्रक भी अलग अलग हो सकता है। तो हम कहेंगे भाई इसका जो अंक है वो n1 हो सकता है, u1 हो सकता है। किसी अन्य पद्धति में इसका अंक n2 हो सकता है, मात्रक u2 हो सकता है। जैसे एक पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर है जबकि दूसरी पद्धति में सेंटीमीटर। नाम बदल गया लेकिन चीज नहीं बदली, है दूरी। तो देखो यहां पर भी हमने मात्रक में u1 और u2 लिया, u1 और u2 लिया है। तो u1 और u2 जो है वो क्या है, u1 और u2 मात्रक है। एक में मीटर है दूसरे में सेंटीमीटर, दोनों का नाम अलग है इसलिए हमने u1 u2 लिखा। अगर दोनों का नाम एक ही होता तो हम दोनों को या तो u1 लिखते या तो u2 लिखते या तो ओनली u लिख देते। तो एक बात तो हमें पता चली कि जब भी किसी भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलते हैं तो मात्रक का नाम चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? मात्रक का नाम चेंज हो जाता है। दूसरा हम यहां देख रहे हैं कि पहली मात्रक पद्धति जिसमें 1 मीटर लिखा गया और दूसरी मात्रक पद्धति जिसमें 100 सेंटीमीटर लिखा गया है, इसमें अंक भी चेंज हो जाता है। एक में 100 है और एक में 1 है। तो मात्रक का नाम चेंज हो गया और अंक चेंज हो गया। लेकिन
लेकिन दो चीजें जो है वो चेंज नहीं हुई। कौन कौन सी चीज चेंज नहीं हुई है? पहली चीज ये चेंज नहीं हुई है, अगर आपने इस समीकरण को जब लिख रहे हो और इस समीकरण को सही रूप में लिखना है तो आपको किन चीजों को चेंज नहीं करना है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप मुझे बताएं अपने से कि अगर मैं 1 मीटर बराबर 100 किलोग्राम लिख दूं तो क्या ये सही होगा? नहीं सर। 1 मीटर बराबर 100 किलोग्राम सही होगा? तो हम कहेंगे कि नहीं, सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है और दूसरी तरफ जो मात्रक है वो द्रव्यमान का मात्रक, यानी मात्रक की प्रकृति चेंज कर दी हमने। तो मात्रक की प्रकृति चेंज नहीं होनी चाहिए। पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि प्रकृति चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर एक तरफ दूरी का मात्रक है तो दूसरी तरफ भी दूरी का मात्रक होना चाहिए। यानी मैं कहूं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये सही है, प्रकृति चेंज नहीं होनी चाहिए। ये इधर मीटर है तो इधर सेंटीमीटर है, ये दोनों ही दूरी के मात्रक, ठीक है। और दूसरी जो चीज है इसमें, मात्रकों के बारे में मैं बता रहा हूं, दूसरी जो चीज है वो है कि अगर मैं इसकी जगह लिखता 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्या ये सही होता? नहीं। नहीं सर। नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो मैं कारण बता देता हूं कि मीटर जो है वो दूरी का मात्रक है जबकि सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल का मात्रक। सेंटीमीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? क्षेत्रफल का मात्रक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप तो सर हो, आपको तो पता है, हमें तो पता ही नहीं भाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है। और चलो सेंटीमीटर स्क्वायर के बारे में पता है, लेकिन कोई मात्रक ऐसा आ गया न्यूटन स्क्वायर या आ गया न्यूटन प्रति कूलम। अब आपने तो ये मात्रक पढ़ा ही नहीं, तो आपको पता कैसे होगा कि किसका मात्रक है किसका नहीं है? और जब तक ये नहीं पता चलेगा कि किसका मात्रक है तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कोई अलग मात्रक है, अलग राशि का मात्रक है या उसी राशि का मात्रक है? तो एक तरीका हमारे पास में और, आप देख सकते हो यहां पर जो मीटर है वो दूरी का मात्रक है, सेंटीमीटर है वो भी दूरी का मात्रक है, लेकिन एक तरफ मीटर की घात 1 है जबकि दूसरी तरफ दूरी के मात्रक सेंटीमीटर की घात 2 है। तो ये जो घात का अंक है ये भी नहीं बदलना चाहिए। अगर घात का अंक बदल दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। मात्रक बदल दिया, किसी दूसरी राशि का मात्रक ले लिया तो भी गड़बड़, और घात का अंक भी बदल दिया तो भी गड़बड़। तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि मात्रक की प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए, और दूसरा ये कि जो मात्रक की घात होती है ना, इसको अपन कहते हैं विमा। मूल मात्रक की जो घात होती है विमा, ये विमा भी नहीं बदलनी चाहिए। तो दो चीजें तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जब हम चेंज करेंगे तो दो चीजें तो बदलेंगी और दो चीजें नहीं बदलेंगी। क्या बदलेंगी? बदलेगा अंक। अंक हो जाएगा n1 u1 से n2 u2, n2 ओनली। अंक जो है n1 से n2 हो जाएगा। दूसरा मात्रक का नाम बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? मात्रक की प्रकृति नहीं बदलेगी कि एक तरफ आपने दूरी का मात्रक लिया तो दूसरी तरफ भी दूरी का मात्रक लो, एक तरफ आपने द्रव्यमान का मात्रक लिया तो दूसरी तरफ भी द्रव्यमान का मात्रक लो, एक तरफ आपने समय का मात्रक लिया तो दूसरी तरफ भी आप समय का मात्रक लो, एक तरफ आपने बल का मात्रक लिया तो दूसरी तरफ भी बल का मात्रक लो। और दूसरी चीज जो नहीं बदलेगी वो है इन मात्रकों की घात का अंक नहीं बदलेगा। घात का अंक बराबर होना चाहिए, तब तो ये समीकरण सही होगा, अन्यथा ये समीकरण सही नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मात्रक पद्धति का मान दूसरे मात्रक पद्धति के मान के बराबर अगर आ रहा है, किसी भी मात्रक पद्धति में मान लिखने का तरीका क्या है? अंक लिख दो और मात्रक लिख दो, अंक लिख दो और मात्रक लिख दो। तो मान लीजिए मैंने 3 किलोग्राम की बात की, ठीक है। अब मुझे 3 किलोग्राम को बदलना है सीजीएस पद्धति में, तो मैं क्या ध्यान रखूंगा? मैं एक बात तो ये ध्यान रखूंगा कि भाई 3 किलोग्राम से जब ये सीजीएस पद्धति में बदलेगा तो यहां किलोग्राम है यानी द्रव्यमान का मात्रक है, तो दूसरी तरफ भी आपको द्रव्यमान का ही मात्रक लेना पड़ेगा। यानी सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम, तो हमें ग्राम लेना पड़ेगा। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर भी एक मात्रक होता है, सेकंड भी एक मात्रक होता है, लेकिन सेंटीमीटर जो है वो दूरी का मात्रक है जबकि जो सेकंड है वो समय का मात्रक है। तो ना हम सेंटीमीटर ले सकते हैं ना सेकंड ले सकते।
इधर द्रव्यमान है तो दूसरी तरफ भी द्रव्यमान लेना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि इनकी घात बराबर आनी चाहिए। इधर किलोग्राम है तो दूसरी तरफ भी, इधर किलोग्राम की घात 1 है तो इधर भी किलोग्राम ग्राम की घात 1 आनी चाहिए, तो ग्राम की घात बराबर हो गई। तीसरी चीज कि इनके नाम बदल सकते हैं, तो नाम बदल गया, देख सकते हैं, किलोग्राम की जगह नाम हो गया ग्राम। और चौथी चीज, अंक बदल सकता। दो चीजें बदल सकती है, दो चीजें नहीं बदल सकती। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा? ये आपको प्रश्न को पढ़ने पर पता चलेगा कि जो बदलेगा वो क्या आएगा बदल करके, और जो नहीं बदलेगा उसकी जगह हमें क्या लिखना है। ये हम जब एक उदाहरण करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने सबसे सरल उदाहरण लिया है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान का जो मान है वो सीजीएस पद्धति में ज्ञात करना है। तो मैं जब सीजीएस पद्धति में ज्ञात करूंगा तो मैं इसका मान कैसे ज्ञात कर सकता हूं? तो मैं कहूंगा भाई सबसे पहले तो मेरे को चाहिए जो नहीं बदलने वाली राशि है मैं उनको लिखूं। नहीं बदलने वाली राशि क्या है? द्रव्यमान की प्रकृति। तो भाई द्रव्यमान की प्रकृति नहीं बदलेगी, सीजीएस ये जो मात्रक है उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी, मात्रक द्रव्यमान है तो सीजीएस में भी द्रव्यमान का ही मात्रक आएगा, यानी ग्राम ही आएगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, 3 किलोग्राम तो 3000 ग्राम के बराबर होता है, ये तो हमको पहले से ही पता है, आप इतना क्यों समझा रहे हो इसको? भाई 3 किलोग्राम तो 3000 ग्राम के बराबर होता है, आपको पता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 8 न्यूटन बल का मान कितने डाइन होता है, या मैं कहूं कि 20 जूल ऊर्जा का मान कितने अर्ग होता है, तो अब आपको पसीने आने लग जाएंगे, क्योंकि ये डाइन और अर्ग ये तो मात्रक ही आपने पहली बार सुने। तो जब ऐसे मात्रक जो आपने सुने ही पहली बार है, पढ़ी पहली बार रहे हो, उनमें जब चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे चेंज करेंगे ये हमें समझना है मेनली। ये किलोग्राम को ग्राम में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, मिलीमीटर में बदलना, आवर को सेकंड में बदलना, मिनट को हावर में बदलना, हावर को मिनट में बदलना, हावर को सेकंड में बदलना, ये तो हम करते आए और कर रहे हैं। अब हम ऐसी चीजें चेंज करेंगे, ऐसे मात्रकों को चेंज करेंगे जिनके बारे में हमने कम सुना है और कम पढ़ा है, या नहीं सुना और नहीं पढ़ा। तो पहली शर्त क्या है जब आप चेंज करोगे कि भाई इधर आपने द्रव्यमान का मात्रक लिया है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी आपको द्रव्यमान का मात्रक लेना पड़ेगा। अब द्रव्यमान का कौन सा मात्रक लेना है? क्योंकि द्रव्यमान के तो बहुत सारे मात्रक है, ग्राम भी है, क्विंटल भी है, टन भी है ना, द्रव्यमान के बहुत सारे मात्रक है। तो उन मात्रकों में से कौन सा मात्रक ले, ये आपको प्रश्न को देख करके पता चले। जैसे इस प्रश्न में मैंने कहा कि 3 किलोग्राम का मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो, तो यहां प्रश्न में पता चल गया कि हमें द्रव्यमान का मान मात्रक वो लेना है जो सीजीएस पद्धति में होता है। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। ठीक है। अब दूसरी चीज आपको क्या करना है, मैंने कहा पहले नहीं बदलने वाली चीजों पर हम ध्यान देंगे। दूसरी चीज कि इधर किलोग्राम यानी द्रव्यमान की घात 1 है, तो इधर भी आपको द्रव्यमान की घात 1 ही लगानी। या जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया 3 किलोग्राम स्क्वायर, तो यहां पे भी आपको ग्राम का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। विमाएं नहीं बदलनी चाहिए, मात्रकों की घात नहीं बदलनी चाहिए। ये जो घात का अंक है इसी को विमा कहते हैं, तो विमा नहीं बदलनी चाहिए। तो एक चीज हमने देख ली कि भाई मात्रक नहीं, मात्रक की प्रकृति चेंज हो सकती है लेकिन प्रकृति चेंज नहीं हो सकती, मात्रक का नाम चेंज हो सकता है, सॉरी। तो प्रकृति चेंज नहीं की, विमा चेंज नहीं की। अब क्या क्या चेंज हो सकता है? तो मात्रक का नाम चेंज हो सकता है। मात्रक का नाम चेंज करना है हमें, किलोग्राम को हटा करके हमें नया नाम लिखना है। तो ये नया नाम कहां से पता चलेगा? ये भी प्रश्न से पता चलेगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रश्न से हमें पता चलता है कि द्रव्यमान का नया मात्रक हमें ग्राम लेना है, तो नया नाम भी पता चल गया, ग्राम। ठीक है। और चौथी और अंतिम चीज कि ये जो अंक है ये भी बदलेगा, ये अंक भी बदलेगा। अब ये जो अंक बदलेगा, ये अंक कितना आएगा, इसकी गणना ही हम इस तरीके में करेंगे। ये तरीके में हम इस अंक की गणना करना ही सीखेंगे। बाकी चीजें तो आपको मैनुअली समझनी है, और ये जो अंक निकालना है इसके लिए हम पूरी एक कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे हम ये अंक निकाल पाएंगे। ठीक है। तो हम चलते हैं यहां से, हम कहेंगे कि भाई जो भी आएगा, जो भी आएगा, जैसे 3 किलोग्राम को मैंने बदला ग्राम, अंक जो भी आएगा, पर एक बात तो फिक्स है कि एक तरफ अंक होगा, मात्रक होगा, और दूसरी तरफ भी अंक होगा और मात्रक होगा। ये दो चीजें तो होंगी होंगी, दोनों तरफ अंक भी अलग होंगे, मात्रक भी अलग होंगे, उनकी प्रकृति एक होगी लेकिन मात्रक अलग होंगे, नाम अलग होंगे मात्रकों के।
तो हम कह सकते हैं कि जब भी आपको ये मान निकालने हो, जब भी गणना करनी हो, तो आपको दोनों तरफ के मात्रक लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति में जो मान है वो है n1 और जो मात्रक है वो है u1, और दूसरी मात्रक पद्धति में जो मान है वो है n2 और जो मात्रक है वो है u2। तो हम कहेंगे कि जब भी आप इसको बदलो, इस प्रकार से बदलना कि एक तरफ की राशि दूसरी तरफ की राशि के बराबर आवे। जैसे मैंने कहा कि भाई 3 मीटर को बदलो सेंटीमीटर में, ठीक है, तो 3 को जब मैं बदलूं तो इस प्रकार से बदलूं कि दूसरी तरफ जो राशि आए वो इसके बराबर होनी चाहिए। मात्रक पद्धति बदलने से मान नहीं बदल जाना चाहिए, राशि नहीं बदल जानी चाहिए। जैसे 3 मीटर को हम बदलें तो 3 मीटर को हमें 300 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। 3 मीटर को अगर आपने 250 सेंटीमीटर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये बराबर आने चाहिए, तभी हम हमारे इसको बदलने का जो मतलब है वो सही निकल पाएगा, सक्सेस हो पाएंगे। तो ये बीच में हमको बराबर का चिन्ह लेने का मतलब है कि भाई हमें इस प्रकार से बदलना है कि दोनों तरफ के जो मान है वो बदलने, दोनों तरफ के जो मान है वो बराबर आने चाहिए। ठीक है, अब देखो n1 क्या है और u1 क्या है। तो u1 है मात्रक, u1 है मात्रक। अब मात्रक क्या हो सकता है, तो जैसे एक में हमने लिया किलोग्राम, ठीक है, दूसरे में हमने लिया u2 ग्राम। आप कह रहे होंगे साहब किलोग्राम और ग्राम लिया है, इसकी जगह अगर अपन क्विंटल लेते तो कोई प्रश्न में ऐसे पूछ लेते कि क्विंटल को ग्राम में बदलो, तो कोई प्रश्न में ऐसे पूछ लेते कि जो टन है उसको बदलो, टन को बदलो किलोग्राम में, या टन को क्विंटल में बदलो, सॉरी ग्राम में बदलो, या टन को क्विंटल में बदलो। तब हम क्या करते, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि फिलहाल के लिए हम मात्रक का नाम नहीं लिख करके उसका प्रतीक लिख देते हैं कि वो किसका मात्रक है। तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास में एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका जो विमीय सूत्र है, ये हमने एजम्पशन किया है, ये हमने माना है कि जिसका विमीय सूत्र m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है। ये विमीय सूत्र है उस भौतिक राशि। तो हम कहेंगे कि भाई पहली मात्रक पद्धति में भी आपके पास में द्रव्यमान का मात्रक होगा, दूरी का मात्रक होगा और समय का मात्रक होगा। पहली विमीय पद्धति में, यानी कि जो u1 है, u1 का मतलब है एक पद्धति में मात्रक। u1 का मतलब क्या है, एक पद्धति में मात्रक। एक पद्धति में जब हम मात्रक लेंगे, पहली पद्धति में जब हम मात्रक लेंगे तो उसमें द्रव्यमान होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए और समय होनी चाहिए, यानी मात्रक की प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए। अगर इसमें a हो तो a भी लिख दो, नहीं हो तो मत लिख। अगर आपने इसमें से m, l और t में से ओनली m और l ही लिया है तो इसका मतलब आपने मात्रक की प्रकृति बदल दी कि पहले मात्रक में तो m, l और t था और दूसरी बार जब आपने लिया तो आपने ओनली m और l लिया, तो मात्रक की प्रकृति बदल गई, यानी हमारी शर्त का उल्लंघन हो गया। तो जब भी आप मात्रक लिखेंगे क्या करेंगे कि भाई जो विमा में आपको दिए हुए हैं, विमा में जो दिए हुए हैं उसका मतलब ये सारे उपस्थित हैं, ये सारे मात्रक उसमें हैं। तो जब भी एक मात्रक पद्धति में हम लिखेंगे भाई उसमें भी हम कहेंगे m भी होगा, l भी होगा, t भी होगा, ठीक है, t भी होगा। दूसरी मात्रक पद्धति में भी हम कहेंगे m भी होगा, l भी होगा और t भी होगा। दोनों मात्रक पद्धति में जो मात्रक होंगे उसमें m, l और t विद्यमान होंगे, क्योंकि विमेय सूत्र में ये विद्यमान है। विमेय सूत्र में वही होते हैं जो मात्रकों में होते हैं। तो विमेय सूत्र तो हमें पता है, ये जो राशि है ये तो हमें पता है कि भाई ये तो उपस्थित है, लेकिन इससे हमें इस राशि का और इस राशि का u1 और u2 का मान निकालना है। तो u1 और u2 का मान विमाओं से आप निकाल सकते हो, और विमाओं से हम कैसे निकाल रहे हैं, तो फिर से समझ लें कि आपको अगर विमा दी हुई है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, तो हम कहेंगे भाई पहली पद्धति में भी यहां द्रव्यमान है तो पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक अवश्य ही होगा, यहां दूरी है तो पहली पद्धति में दूरी का मात्रक अवश्य ही होगा, यहां समय है तो पहली पद्धति में समय का मात्रक अवश्य ही होगा, और ऐसे ही दूसरी पद्धति में भी द्रव्यमान, दूरी और समय तीनों के मात्रक होंगे। अब दूसरी चीज कि हमने कहा था कि प्रकृति बदल सकती है, प्रकृति नहीं बदल सकती है, नाम बदल सकता है। तो देखो प्रकृति नहीं बदली, जो मूल विमा लिखी उसमें भी द्रव्यमान और दूरी के मात्रक थे, द्रव्यमान, दूरी और समय के मात्रक थे। पहली पद्धति में जब विमा लिखी तो उसमें भी द्रव्यमान, दूरी और समय का मात्रक है।
दूसरी पद्धति में जब लिखी तब भी द्रव्यमान, दूरी और समय के मात्रक है, तो प्रकृति नहीं बदली। फिर हमने कहा कि नाम बदल सकते हैं, तो देखो नाम बदल दिया, M1 दूसरे में M2 दे दिया, पहले में L1 दे दिया, दूसरे में L2 दे दिया, पहले में T1 दे दिया, दूसरे में T2 दे दिया। फिर हमने कहा था कि ये तो घात का अंक है, ये नहीं बदल सकता। इसका मतलब हम कहेंगे कि U1 के लिए भी M की पावर A होगी, L की पावर B होगी और T की पावर C होगी, और U2 के लिए भी A, B और C ही इनकी पावर्स होंगी। ठीक है, तो ये हम यहां से बता सकते हैं, ये आपको पीडीएफ में यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये देख सकते हो कि ये विमा दी हुई है, तो विमा से हमने U1 और U2 के मात्रक लिख दिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी बच्चे को समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो U1 और U2 के मान है, ये हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। U1 और U2 के मान समीकरण नंबर 1 में रख दिए। समीकरण 1 में रख दिए तो आपके पास में आ गया लेफ्ट साइड में N1, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। इनको अलग अलग भी कोष्टक में बंद कर सकते हो और एक साथ भी कोष्टक में बंद कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे दूसरी साइड में हमारे पास में आ गया N2 इंटू M1, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ये हमारे पास में दूसरी तरफ आ गया। ठीक है, हमारा उद्देश्य यह है कि हमारा उद्देश्य यह है कि हम कैसे भी करके अंक निकालना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बताया था मैनुअली पता चल जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि 3 किलोग्राम को ग्राम बदलना है सीजीएस में, तो आपको पता चल जाएगा भाई सीजीएस में मात्र ग्राम होता है, इधर घात 1 है तो इधर भी 1 ही घात लेनी है। हमें जो मैनुअली पता नहीं चलता वो अंक नहीं पता चलता, यानी हमें इसमें क्या करना, अंक निकालना है। तो मान लीजिए कि आपको N1 तो पता है और N2 निकालना है। अगर N2 निकालना है तो आप क्या करेंगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे। एक तरफ ले जाते हैं, देखो क्या आएगा आपके पास में, इधर तो आ जाएगा नीचे N1, ऊपर आ गया आपके पास में M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, और नीचे आपके पास में आ गया M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ये आपके पास में आ गया M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, और दूसरी तरफ आपके पास में आ गया नीचे N2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C, और एक तरफ यानी लेफ्ट साइड में, केवल लेफ्ट साइड में आपके पास में ओनली N2 रह गया, N2 रह गया। ये समीकरण पे आप ध्यान दें, इस समीकरण से हमने निकाला है, इस समीकरण से। ठीक है, केवल हमने पक्षांतरण किया, ये जो M2, L2, T2 है इसका इस तरफ। अब देखो, जब भौतिक राशियों की घातें समान होती हैं और वो गुणा या भाग में हो तो घात को कॉमन लिया जा सकता है। तो देखो यहां से मैं क्या करूंगा, इस घात को कॉमन लूंगा, तो आपके पास में क्या आएगा, N1, M1 और M2 की घात सेम है, कॉमन ले लो। ठीक है, लेकिन कॉमन कब तक लिया जा सकता है, जब तक ये M1 और M2 या तो गुणा में हो या भाग में हो, जोड़ या बाकी में हो तो नहीं। जैसे M1 की पावर A प्लस M2 की पावर A हो तो इस पावर को कॉमन नहीं ले सकते आप। जब जोड़ या बाकी में होते हैं तो जो संख्याएं होती हैं उनको कॉमन लिया जा सकता है, और जब गुणा और भाग में होते हैं तो पावर्स को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही L की बात करें हम तो L1 अपॉन L2 की पावर कॉमन आ गई B, और पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर हो गई है आपके पास में C। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, और दूसरी साइड में आपके पास में क्या रह जाएगा, दूसरी साइड में आपके पास में रह जाएगा इस पूरे के बराबर में N2। तो इस तरीके से हम N2 का मान ज्ञात कर पाएंगे। अब N2 का मान ज्ञात करने के लिए इसी तरीके को हम एक उदाहरण के रूप में, ये देखो N2 का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र, इसी तरीके को एक उदाहरण से समझेंगे। कल मैंने एक उदाहरण लिया था, 1 न्यूटन बल को डाइन में बदलो। आज मैं नया उदाहरण ले रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी उदाहरण ले लो, ध्यान से समझना बच्चों। ये उदाहरण आपके समझ में आ गया तो समझ लो कि ये जो पीछे आपने पढ़ा ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, और ये उदाहरण नहीं समझा तो पीछे वाला कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपको करना है इस उदाहरण पे। ठीक है, ध्यान से समझे।
हम ये कहेंगे कि हमें प्रश्न दिया गया है, ऐसा आपको प्रश्न दिया जाएगा, एक जूल ऊर्जा का एक जूल ऊर्जा का मान अर्ग में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यही प्रश्न बदल के आ सकता है, एक जूल ऊर्जा का मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। एक जूल ऊर्जा का मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए, या एक जूल ऊर्जा का मान अर्ग में ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो चीजें हैं, अगर जैसे ये प्रश्न जैसे दिया हुआ है वैसे ही हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जूल कौन सी पद्धति का मात्रक है और अर्ग कौन सी पद्धति का मात्रक। ठीक है, और अगर मैं बात कहूं कि ये यूं दिया गया हो, एक जूल का मान सीजीएस में ज्ञात करो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जूल कौन सी पद्धति का मात्रक है और सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है। प्रश्न जो अभी दिया गया वैसा दिया गया हो तो जूल और अर्ग दोनों कौन सी पद्धति के मात्रक है ये आपको पता होना चाहिए। और अगर अलग तरीके से अगर आपको पद्धति दी हुई है, मात्रक दिए हुए तो वो कौन सी पद्धति के ये पता होना चाहिए, और अगर पद्धति दी हुई है तो उसमें मात्रक का नाम क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें कैसे याद होगा, ये आपको कैसे याद होगा। तो बच्चों, आप जब 9वीं क्लास में आए थे तब आपने सबसे पहली बार जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के सवाल किए होंगे, और इसमें से भी वो सवाल जिनमें सिद्ध करना होता था वो सवाल आपको बहुत कठिन लगते थे। और जब आज आप 11वीं में आ गए हो तो आपके लिए सबसे सरल सवाल जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात वाले है या नहीं है? यस सर। तो जैसे जैसे हम चीजों को पढ़ते हैं वो चीजें आपको वैसे वैसे धीरे धीरे याद होती चली जाती है। तो आपको ये मात्रक अभी जिन जो प्रश्न हम सॉल्व करेंगे उनके लिए तो आपको मात्रक याद करने हैं, है ना, एक ही तरीका। बाद में जैसे 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 आप चैप्टर पढ़ोगे, नई नई राशियों के बारे में सुनोगे, पढ़ोगे, तो उनके मात्रक भी वहां पर हम लिखेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। आपको रटने नहीं पड़ेंगे कि जूल ऊर्जा का एमकेएस मात्रक है, अर्ग सीजीएस मात्रक है, ऊर्जा का एमकेएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, एमकेएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। आप 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार जब इसे बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में अपने आप ही ये बैठ जाएगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पर मैंने ये लिख दिया है कि ऊर्जा का एमकेएस मात्रक जो है वो जूल है और सीजीएस मात्रक अर्ग है। यानी हमें एक बात तो पता चल गई कि हमें एमकेएस का मान सीजीएस में ज्ञात करना है, जूल का मान अर्ग में ज्ञात करना है, यानी एमकेएस का मान सीजीएस में ज्ञात करना है। अब मैंने एक खास बात कही थी कि जब भी आप एक मात्रक पद्धति से मान बदलेंगे दूसरी मात्रक पद्धति में तो मान लिखने के लिए हम क्या कहेंगे, भाई पहली मात्रक पद्धति में भी कोई अंक और मात्रक होगा और दूसरी में भी कोई अंक और मात्रक होगा। अगर आप मान लो ये लिख दो 3 किलोग्राम बराबर 3000, सही है क्या ये? तो हम कहेंगे नहीं ये सही नहीं है, सर पीछे ग्राम आएगा। वेरी गुड, ग्राम आएगा। और अगर मैं लिख दूं 3 किलोग्राम बराबर केवल ग्राम तो ये भी सही नहीं है। यानी कि एक तरफ भी आपको अंक और मात्रक दोनों लेने पड़ेंगे और दूसरी तरफ भी आपको अंक और मात्रक दोनों लेने पड़ेंगे। संदीप कुमार पांड्या, अपना माइक ऑफ कर लो बेटा, जवाब देना हो तभी माइक ऑन रखा करो, बाकी माइक ऑफ कर लिया करो, डिस्टरबेंस होता है, कोई बात नहीं। तो हम कहेंगे भाई एक मात्रक पद्धति में तो हो गया N1U1 और दूसरी में हो गया N2U। ठीक है, कि जब भी हम चेंज करें तो ये बराबर आना चाहिए, ऐसे चेंज करना है कि ये बराबर आना चाहिए। तो हम बात करते हैं ऊर्जा की विमा की। ऊर्जा की जो विमा होती है वो होती है M1L2T-2। ये हम पिछले कई बार कई टॉपिकों में, या हम कहें जब विमाएं हमने ज्ञात की थी तब भी हमने निकाला था, मैंने वर्कशीट सॉल्व करवाई थी तब भी हमने ये निकाला था। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या है, M1L2T-2। इसको मैं काम में लूंगा। ठीक है, कहां काम में लूंगा, तो मैं काम में लूंगा इस सूत्र को इस N1U1 बराबर N2U2 में। तो मैं ये काम में ले रहा हूं सूत्र N1U1 बराबर N2U2। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मुझे इसमें क्या क्या चाहिए N1U1 N2U2 में, एक तो मुझे चाहिए N1, एक मुझे चाहिए N2। तो N1 का मान, अब इसमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि N1U1 और N2U2 में से किसको तो आप एमकेएस मान रहे हो और किसको आप मान रहे हो सीजीएस। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि मैं N1U1 को एमकेएस मान रहा हूं और N2U2 को सीजीएस मान रहा हूं।
ये मैंने लिख दिया है, आपको वहां लिखना नहीं है, मन में मानना है। ठीक है, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं अपने मन में मानता तो आपको कैसे पता चलता कि मैंने अपने मन में क्या माना, इसलिए मैंने लिख दिया। मैंने N1U1 को क्या माना है, MKS, और N2U2 को क्या माना है, CGS। तो अब देखो मैं शुरू कर रहा हूं। N1U1 यानी MKS पद्धति, यानी कि MKS पद्धति का अंक आपको लिखना है। तो MKS पद्धति में ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ है, मान कितना दिया, अंक कितना दिया हुआ है, तो हम कहेंगे अंक दिया हुआ है 1 जूल है ना, तो 1 जूल में से अंक हो गया 1। ठीक है, दूसरी पद्धति है अर्ग यानी CGS पद्धति। उस CGS पद्धति में अर्ग के साथ में कितना अंक आएगा, ये हमें ज्ञात करना है, यानी N2 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, N1 हो गया, N2 हो गया। बच्चों N1 1 कैसा आया और N2 क्वेश्चन मार्क कैसा आया, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलो आगे चलते हैं अपन इससे। अब देखो अपन लिखेंगे किसको, U1 को। ठीक है, U1। अब U1 क्या होगा, तो मैंने आपको कहा था कि मात्रक लिखते समय दो बातों का ध्यान रखें। एक तो मात्रक की प्रकृति चेंज नहीं होनी चाहिए, दूसरी उसकी घात चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो विमा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो विमा में देखो M, L और T तीनों ही है, यानी पहले मात्रक में भी द्रव्यमान, दूरी और समय तीनों होने चाहिए। दूसरी बात कि इनके घात का अंक चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि हम ये कहेंगे कि पहली मात्रक पद्धति में भी M की घात 1 रहेगी, L की घात 2 रहेगी और T की घात -2 रहेगी। ठीक है, ये पहली मात्रक पद्धति, अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरी मात्रक पद्धति U2 जब हम लिखेंगे तो तब हम कहेंगे कि तब भी द्रव्यमान होना चाहिए, समय होना चाहिए, सॉरी दूरी होनी चाहिए और समय होना चाहिए, क्योंकि विमा में ये तीनों है। ठीक है, विमा में ये तीनों है तो मात्रक में भी ये तीनों होने चाहिए, और इनकी घात के अंक 1, 2 और -2 ही रहने चाहिए। ठीक है, तो हमने दो नियम फॉलो कर लिए अभी। कौन कौन से, कि मात्रक की प्रकृति नहीं बदलेगी और मात्रक की विमा मात्रक की जो विमा है यानी घात का अंक है वो नहीं बदलेगा। अब तीसरा रूल कि मात्रक का नाम चेंज हो जाएगा। नाम चेंज हो जाएगा तो अपन पहले वाले का नाम रख देते हैं 1 1 1 और दूसरे का रख देते हैं 2 2 2, यानी पहले वाले का नाम हो गया M1 L1 T1, जिनकी घातें क्रमशः 1 2 और -2 है। M1 की पावर 1, L1 की पावर 2, T1 की पावर -2, और दूसरे का हो गया M2 की पावर 1, L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2। तो हमारे सारे नियम फॉलो हो गए। हमने N1 का पता लगा लिया कौन है, N2 हमें निकालना है, U1 पता चल गया और U2 पता चल गया। तो यही जो मान है M1 L1 सॉरी N1 N2 U1 और U2, ये मान मैं यहां रख रहा हूं इस समीकरण में। आप देख सकते हो यहां पर मैंने U1 और U2 रख दिया। U1 की जगह M1 की पावर 1, L2 की पावर 2, T1 की पावर -2, और U2 की जगह M2 की पावर 1, L2 की पावर 2, T2 की पावर -2। अब देखो ये जो M1 L1 T1 लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि जब भी आप मात्रक लिखना U1, आप जिस भी मात्रक को लिखना वो ऐसा मात्रक आएगा जिसमें द्रव्यमान भी होगा, दूरी भी होगी और समय भी होगा। ठीक है ना, ये सिर्फ प्रतीकात्मक बता रहा है, नाम नहीं बता रहा है अभी, ये केवल प्रतीकात्मक रूप बता रहा है, नाम तो अब आएगा अपने पास में आगे। तो बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, अब देखो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, जो वापस से समझ लो, महेश कह रहा है एक बार वापस बताओ, इसको वापस बता देते हैं। समझ लो बेटा, हमें N1 U1 N2 U2 में चार चीजें चाहिए। एक तो चाहिए N1, एक चाहिए N2। तो कैसे पता लगाएं, तो आप ये देखो कि N1 U1 और N2 U2 में से एक को तो आपको ज्ञात पद्धति मानना है और एक को अज्ञात। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास में दो पद्धतियां थी, एक तो जूल जिस पद्धति में है और दूसरा अर्ग जिसमें है। तो जूल को तो हमने मान लिया MKS, मान लिया क्या होती है MKS से, सॉरी, और जो अर्ग है उसको वो होती है CGS। तो हमारे पास दो पद्धति आ गई, एक अर्ग, एक MKS और दूसरी CGS। तो इनमें से ज्ञात कौन सी है, जूल वाली है यानी MKS है, और अज्ञात कौन सी है, CGS अर्ग वाली। CGS में हमें मान नहीं पता, जूल में हमें पता है एक है, लेकिन अर्ग में कितना ये नहीं पता। तो ज्ञात तो हमारे पास हो गई जूल वाली पद्धति यानी MKS पद्धति, और अज्ञात हो गई CGS।
तो N1 U1 और N2 U2 में से हमने N1 U1 को तो मान लिया है ज्ञात यानी MKS, और N2 U2 को मान लिया अज्ञात यानी CGS। तो N1 U1 की जगह हम जो MKS पद्धति के मान दिए उनको काम में लेंगे। तो MKS पद्धति में आपको मान क्या दिया हुआ है, 1 जूल, ठीक है। तो 1 जूल में से अंक तो हो गया 1, तो N1 का मान आ गया 1। अब अज्ञात पद्धति में मान कितना है, अर्ग में हमें निकालना है, यानी अज्ञात पद्धति में हमें मान पता ही नहीं, तो N2 का मान आपको निकालना है। अर्ग में आपको ज्ञात करना है ना अंक, अर्ग में कितना अंक आएगा तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो N1 और N2 की बात हो गई। अब अपन मात्रक की बात करें तो मात्रक के लिए आपको विमा पता होना जरूरी है, और ऊर्जा की विमा होती है M1L2T-2, ठीक है। अब मैं पहली पद्धति में मात्रक निकाल रहा हूं, देखो U1, तो हम कहेंगे भाई पहली पद्धति में जो इसकी विमा में मात्रक दिए हुए हैं वो सारे मात्रक होने चाहिए। विमा में कौन कौन दिया हुआ है, विमा में द्रव्यमान दिया हुआ है, दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी पद्धति में भी ये तीनों होने चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए और समय होना चाहिए, ठीक। प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए, प्रकृति नहीं बदली हमने। फिर हम कहेंगे कि इनकी जो घात का अंक है वो भी नहीं बदलना चाहिए। तो घात का अंक कितना है, तो हम कहेंगे भाई m की घात का अंक है 1, तो दोनों तरफ 1 1 लगा दी घात। l की घात का अंक 2 है विमा में, तो ये हमने दोनों तरफ 2 2 लगा दी, U1 में भी 2 और U2 में भी 2। और t की घात -2 है, तो यहां पर भी हमने -2 लगा दी। तो दो नियम फॉलो हो गए हमारे, एक तो प्रकृति नहीं बदली और एक घात का अंक नहीं बदला। तीसरा नियम कि नाम बदल सकता है, तो हम नाम बदल देते हैं। पहले वाले में हमने m को 1 नाम दे दिया, l को 1 नाम दे दिया, t को 1 नाम दे दिया। दूसरे वाले में हमने m को 2, l को 2 और t को 2 दे दिया। वैसे तो अपन सामान्य क्या करते, जैसे किलोग्राम की जगह हमने ग्राम दे दिया नाम, पर अभी हमने फिक्स नहीं किया है तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना है कि किसको किस में, हमने 1 1 और 2 2 नाम दे दिए। अब क्लियर है महेश? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम। तो ये देखो U1 और U2 का जो मान है ये मैंने इस समीकरण में रख दिया। N1 का मान अभी हमने नहीं रखा है, ये समीकरण में मैंने रख दिया। अब अगर मैं इसमें N1 का मान भी रख दूं तो N1 का मान है 1, हमें निकालना क्या है, N2। तो ये जो N2 है इसको यहीं रहने दो, और ये जो M2 L2 T2 है इनको दूसरी तरफ ले जाओ, तो आपके पास में कुछ ऐसा समीकरण आएगा, ये आप ऊपर देख सकते हैं। क्या आएगा आपके पास में, आपके पास में आएगा एक तो 1 आएगा, एक तो 1 आएगा, ठीक है। और इस तरफ क्या क्या है आपके पास में, M1 L1 T माइनस M1 की पावर 1 L1 की पावर, यही लिख देता हूं मैं, चलो N1 की जगह 1 है, M1 की पावर 1 L1 की पावर 2 और T1 की पावर -2। ये तो ऑलरेडी आपके पास में लेफ्ट साइड में है। और राइट साइड से हमारे पास में क्या गया है, राइट साइड से जो आएगा वो नीचे चला जाएगा, M2 की पावर 1 L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड ये दोनों से हमारे पास में मान आ गए। और अब आपके पास में इधर क्या रह गया राइट साइड में, ओनली N2, ठीक है बच्चों। केवल हमने पक्षांतरण किया है। अब देखो ये पक्षांतरण मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड वाली चीजें तो ऊपर की ऊपर एज इट इज, और राइट वाली चीजों में जो ये चीजें थी नीचे आ गई, और एक तरफ आपके पास में केवल N2 रह गया। अब क्या करना है आपको, N2 को तो अपनी जगह रखो, N2 तो अपनी जगह है ही, ये N2 अपनी जगह, ठीक है। लेकिन लेफ्ट वाली चीजों में 1 तो ऑलरेडी है, M1 और M2 दोनों की घात समान है, कॉमन ले ली, कॉमन आ गई 1, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में L1 और L2 इन दोनों की घात समान है, इसकी घात को कॉमन ले लिया 2, और T1 और T2 इन दोनों की घात समान है, इसको कॉमन ले लिया -2, और दूसरी तरफ आपके पास में क्या रह गया, N2। अब देखो ये जो समीकरण लिखा है इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप, N2 को अभी हमने लेफ्ट में लिखा और बाकी संख्याओं को राइट में, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, N2 को राइट में लिख दो और बाकी संख्याओं को लेफ्ट में। कैसे, कि जब x बराबर y होता है तो y बराबर भी x होता है, यानी इंटरचेंज कर सकते हो इसको, मतलब N2 को पहले लिख सकते हो और इनको बाद में लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो ये देखो यही हमने यहाँ पर किया है, आप देख सकते हो, आपको ये समीकरण दिखाई दे रही होगी। ये समीकरण देखो हमने क्या किया, M1 और M2 की जो घात है
उसको कॉमन ले लिया, L1 और L2 की घात को कॉमन ले लिया और T1 और T2 की घात को कॉमन ले लिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़े। अब देखो, अब आपका जो ध्यान है ना वो पूरा पिछले भाग की तरफ जाना चाहिए। तो पीछे की तरफ हम चले, तो हमने पीछे की तरफ एक चीज लिखी हुई है जो हमने मन में मानी थी, आपको वहां लिखनी नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भूल जाओगे तो लिख देना भले, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये पहले से ही मान लिया कि N1 U1 जो है वो MKS पद्धति के मान है और N2 U2 में जो मान है वो CGS के, यानी जहां पर भी नीचे की तरफ 2222 आ रहा है वो सब CGS पद्धति के मान है। और जहां पर भी नीचे 1111 आ रहा है, घात नहीं नीचे का अंक, ये जो नीचे का अंक होता है ना, जैसे मैं लिख रहा हूं X1, तो इसमें जो 1 है इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो जिसमें भी सबस्क्रिप्ट 11 आ रही है वहां MKS पद्धति लेनी है, और जिसमें भी 2222 आ रही है वो सब CGS। 11 MKS और 22 CGS। तो ये 1 की जगह MKS लेना है अपने को, हर 1 की जगह नहीं, जिसमें सबस्क्रिप्ट में 1 नीचे लिखा हुआ है उसमें MKS पद्धति का मान लिखना है, जिसमें सबस्क्रिप्ट में नीचे 2 लिखा हुआ है वहां CGS का मान लिखना है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं बात करूं 1 जो बाहर है उसकी, तो वो तो एज इट इज रह जाएगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन ये जो अंदर आपके पास में M1 है, तो M1 कौन सी पद्धति के लिए काम में लिया गया है? MKS MKS, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और M2? CGS CGS। वेरी गुड, बहुत अच्छे, भैरू सासी ने बहुत सही आंसर दिया है, शाबाश बेटा। तो MKS के लिए 1 लिया गया है और 2 जो है CGS के लिए, यानी M1 का मान यानी द्रव्यमान का मान आपको MKS में लिखना है। तो देखो हम लिखना शुरू करते हैं, 1 की जगह तो 1 था ही, और M1 की जगह MKS पद्धति में मान होता है किलोग्राम, और नीचे CGS में होता है ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे 1 कहां से आया, तो M1 और M2। अब जब आप लिखते हो X/Y, तो क्या इसको 1 से गुणा दिखाना जरूरी है क्या? ये 1 तो सब में छुपा हुआ है ऑलरेडी, 1 तो सब में ऑलरेडी छुपा हुआ है। तो ऐसे ही M1 और M2 में 1 छुपा हुआ है, तो 1 तो हमने लगा ही दिया, लेकिन M1 की जगह किलोग्राम लिख दिया और M2 की जगह ग्राम लिख दिया। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है आपके पास में, एक चीज और, कि इसकी जो घात है उस घात का अंक 1 है, ये एज इट इज आ गया। अब L1 और L2 की जगह, तो L1 कौन है? सेंटीमीटर, MKS पद्धति का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर होता है, ये मीटर आ गया। नीचे M2 है सेंटीमीटर में, यानी कि CGS पद्धति का मात्रक, ये CGS का। ठीक है, इसकी घात 2 आ गई। L1 की जगह हमने क्या लिख दिया? MKS पद्धति का मात्रक। L2 की जगह हमने लिख दिया CGS पद्धति का मात्रक, घात अपनी जगह। अब T1 और T2 की जगह, तो T1 की जगह MKS पद्धति में समय का मात्रक सेकंड, और T2 में समय का मात्रक फिर से सेकंड। ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2, और ये सारा किसके बराबर आ रहा है? N2 के बराबर आ रहा है, N2 के बराबर। ठीक है, अब इसमें जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट रहा है। ठीक है, ये 1 सेकेंड से 1 सेकेंड को मैं काट देता हूं, ये देखो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड को हम अभी काट रहे हैं, ये हमने 1 सेकेंड से 1 सेकेंड को काट दिया। ठीक है, अब देखो पहले कोष्टक में आपके पास में 1 की जगह 1 है ऑलरेडी। ठीक है, ऊपर किलोग्राम है नीचे ग्राम है। अगर आपको मान निकालना है तो या तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा या ग्राम को किलोग्राम में। तो हम किलोग्राम को ग्राम में बदल देते हैं। हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो हमने 1 किलोग्राम की जगह क्या कर दिया? 1000 ग्राम लिख दिया, और नीचे ग्राम की जगह ग्राम। ऐसा मत करना कि किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, तो वापस वही स्थिति आ जाएगी। ऊपर बदल देते आप तो आ जाता है 1000 ग्राम, और नीचे वाले को भी बदल देते तो आपके पास में आ जाता 0.001 किलोग्राम। तो वापस स्थिति वही आ गई, मात्रक कटते ही नहीं। हमें एक समान मात्रक लाने, इसलिए हमने केवल 1 को बदला। ऐसे ही दूसरे वाले में देखो आप, मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने 100 लिख दिया है, और नीचे 1 सेंटीमीटर ऐसी चीज है। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया था, तो कितना आ गया? जब 2 राशियां कट जाएंगी तो टोटल मान 1 आएगा, और इसकी घात कितनी है? -2, ये -2 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नहीं सर। चलें आगे से, चलो
आगे सर। चलते हैं। अब देखो जो कट रहा है ना उसको अपन काट देते हैं, जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं। तो हमने देखो ये ग्राम को ग्राम से काट दिया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट दिया। ठीक है, आपके पास में पहले कोष्टक में क्या रह गया? तो पहले कोष्टक में हमारे पास में 1 है ऑलरेडी, दूसरे कोष्टक में 1000/1 यानी कि 1000 रह गया, और इस पूरे की घात है 1। तीसरे कोष्टक में 100/1 यानी कि 100, और इस पूरे की घात है 2, और चौथे कोष्टक में 1 की पावर -2, 1 की पावर -2। एक बात हमेशा याद रखना, 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो, उसका मान 1 ही होता है। यानी 1 की पावर -2 का मान कितना होगा? 1 की पावर -2 का मान होगा 1। तो ये देखो ये आ गया 1, ये आ गया अपने पास में 1। तो ये चारों जो मैंने लिखे हैं अभी आपको लाल रंग से जो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, वो के वही मान हमने यहाँ पीडीएफ जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें भी आपको ये के यही मान दिखाई दे रहे हैं। अब इसको अपन 10 की पावर में चेंज कर देते हैं, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? 1 की जगह 1 है, 1000 बराबर होता है 10 की घात 3, और इसकी पावर कितनी आ रही थी हमारे पास में? ऊपर से 1 आ रही थी, ये 1 लगा दी। फिर 100 को अपन लिखते हैं 10 की पावर 2। ये तो लिखना आता है ना आपको, कैसे लिखते हो क्या ये भी बताना पड़ेगा? भाई जैसे 1000 लिखा हुआ है तो 10 लिख दो, और 3 जीरो है तो 3 घात लगा दो। 100 लिखा हुआ है तो 10 लिख दो, और 3 जीरो है, सॉरी 2 जीरो है तो 2 घात लगा दो। तो 100 को हम लिखते हैं 10 की घात 3, सॉरी 10 की घात 2, और 1000 को 10 की घात 3। तो ये अपने पास में हो गया 1 × 10⁻³ × 10⁻²। लेकिन इस 10⁻² के ऊपर भी एक पावर है, बाहर वाली पावर, ये वाली पावर, ठीक है, और ये 1। जब पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर गुणा हो जाती है, यानी ये 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 1 × 10⁻³ × 10⁻⁴। इस 10⁻³ की पावर भी 1 थी, पर इसमें पावर से पावर गुणा हुई तो 3 से 1 गुणा हुआ 3 ही रह गया, जबकि दूसरे वाले में 10 की पावर 2 की पावर 2 है, तो इसमें पावर से पावर गुणा हुई तो हुई 10 की पावर 4, और ये हो गया 1। अब आप सोच रहे होंगे जब पावर के ऊपर पावर हो तो ये गुणा क्यों होती है पावर? तो मैं आपको कारण बता देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये गुणा क्यों होती है। जैसे आपने लिखा x की पावर 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है कि x की पावर 2 को 3 बार गुणा करना, x की पावर 2 गुणा x की पावर 2 गुणा x की पावर 2। ये तीनों राशियां गुणा हो रही हैं, इनके आधार समान है, और जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 2 और 2 जुड़ गए, कितना आगे? 6। आप देखोगे 2 से 3 को गुणा करने पर भी 6, यानी 2 को 3 बार जोड़ना है, और गुणा करने का मतलब भी होता है कि 2 को 3 बार ही जोड़ना है। जब मैं लिखता हूं 4 × 3, तो इसका मतलब 4 को 3 से गुणा नहीं कर रहे हैं, 4 को 3 बार जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो पावर के ऊपर पावर हो तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आपके पास में आ जाएगा 1 × 10⁻³ × 10⁻⁴ × 1। तो देखो 1 से 1 गुणा हुआ तो 1 आ गया। अब 2 पद है आपके पास में 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 4, दोनों का आधार समान है, 10 10 है, तो पावर जुड़ जाएंगी। 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। तो ये आपके पास में आ गया n2 का मान 1 × 10 की घात 7, ठीक है। तो आपने n2 का मान निकाल लिया, और यही हमारा काम था। n2 का मान आ गया 1 × 10 की घात 7। अब अपन लिख सकते हैं कि भाई 1 जूल, ये तो हमको दिया हुआ था, दूसरी पद्धति का मात्रक हमें पता था अर्घ्य, और मान अभी अभी हमने निकाल लिया, ये हमारा काम हो गया 1 × 10 की घात 7 आए। तो बच्चों इस प्रकार से हम 1 जूल को अर्घ में चेंज कर सकते हैं, और ऐसे ही आप 1 न्यूटन बल को डाइन में चेंज कर सकते हैं। बस चेंज क्या क्या होगा, जब आप बल को चेंज करोगे तो ये का ये समीकरण चलेगा सेम। आपको जो चेंज करना है, वेरी फर्स्ट चीज जो आपको चेंज करनी है उसमें, वो चेंज करनी है यहां पर विमा। जैसे ही विमा चेंज होगी तो ये जो घात के अंक है ये चेंज हो जाएंगे सब जगह, बस घात के अंक चेंज होंगे, और ये लास्ट में जो नाम है जूल और अर्घ, जूल और अर्घ, ये नाम चेंज हो जाएंगे। नाम चेंज होंगे, विमेय सूत्र चेंज होगा, और विमेय सूत्र में जो घात के अंक है वो चेंज होंगे, बाकी कोई परिवर्तन लास्ट तक नहीं होगा। बस उस घात के हिसाब से आपको जोड़ बाकी करनी पड़ेगी, और आप देखोगे कि जो विमा है उस विमा में न्यूटन की जो बल की विमा होती है वो होती है m1 L1 T - 2।
यानी कि m और t की विमा तो सेम ही है, केवल l की जो विमा है यानी l की जो घात है वो 1 हो गई है। तो आप देखो हर जगह इस पद में हर जगह l वाला जो भाग है उसमें घात 2 को हटा के 1 कर दो, यहाँ भी 2 को हटा के 1 कर दो, यहाँ पर भी ऊपर वाली घात 2 को हटा के 1 कर दो, तो 2 को हटा के 1 कर देंगे तो 2 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 3 कितना आ जाएगा, 10 की घात 5 आ जाएगा। और यही कल हमने निकाला था। कर सकते हो अब, क्या नहीं कर सकते हो इसको सॉल्व? अगर मैं आपको कहूं कि 1 न्यूटन बल का मान डाइन में ज्ञात करो तो कर सकते हो? यस सर। Yes, sir. तो अब आपका ये होमवर्क है कि आपको 1 न्यूटन बल का मान डाइन में ज्ञात करना है। बच्चों ये जो हमने आज पढ़ा है इसका वीडियो आज आपको डाल दिया जाएगा। उस वीडियो से पहले आप इस टॉपिक का दौरान करना और उसके बाद में आप 1 न्यूटन बल को डाइन में चेंज करना। कल शनिवार को हमारी क्लास नहीं होगी, शनिवार को क्लास नहीं होगी। ओ सॉरी, कल शुक्रवार है, कल होगी, मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया। शुक्रवार को होगी, शनिवार को नहीं होगी और सोमवार को भी नहीं होगी। सोमवार को मुझे कोई काम है इसलिए, तो आपकी क्लास अगर मैं कहना भी भूल जाऊं तो सोमवार को नहीं होगी। लेकिन इसके बाद में, जैसा मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि मैं एक टेस्ट लूंगा, तो अब आपका एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। आप प्रॉपर अपनी तैयारी करें, जो भी वीडियो आपको भेजा जाएगा उसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि जब तक आप दौरान नहीं करोगे आपका कोई भी टॉपिक पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। आज के टॉपिक में अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया है तो वो मुझे कह सकता है कि सर मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि अब ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो कल बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा कठिन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने कल पहले भी आपको बात कही थी कि नई चीजें जो होती है उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप चिंता नहीं करिए। चैप्टर जब खत्म होगा और चैप्टर नंबर 3 जब शुरू होगा तो आप कहेंगे कि फिजिक्स में इतनी सरल चीजें भी हैं क्या, हम तो सोच रहे थे फिजिक्स कठिन है। फिजिक्स कठिन नहीं है, बस उसको लगातार चैप्टर पढ़ना 1 पढ़ा दिए। चैप्टर 1 पढ़ा दिया बेटा, चैप्टर 1 पढ़ा दिया, चैप्टर 2 भी पढ़ा दिया। आप लोग पहले अलग सेक्शन में थे, अब आप मेरे सेक्शन में आ गए हो, तो आप चिंता नहीं करें। जो बच्चे नए आए हैं उनको मैंने जो पहले पढ़ाया है उसके वीडियो में भेज दूंगा। उस वीडियो को आपको बारी बारी से एक एक दो वीडियो डेली देख करके और उन टॉपिकों को समझना है।